अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक बहुत ही खुसूसी और मुनफरिद प्रोग्राम है क्योंकि कराची में हम मौजूद हैं टर्टल बीच के करीब और सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंडर सुपरविजन चलने वाले इस मरीन टर्टल कंजर्वेशन यूनिट का क्या काम है आज हम आपको ये बताएंगे। क्योंकि सब्ज कछुए जो कि समंदरी कछुए भी कहलाते हैं, इनकी नस्ल क्यों पूरी दुनिया में कम होती जा रही है और इसकी कंजर्वेशन के लिए सिंध में मौजूद ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या अपने इकदाम कर रहा है और क्यों ये अनोखे हैं, कुदरत ने इसमें अपने क्या क्या राज पोशीदा कर रखे हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको इन सब्ज कछुओं के हवाले से मुफस्सिल अंदाज में बताएंगे। नाज़रीन, तकरीबन 45 से 60 दिन का ये दौरानिया होता है जब कछुए के अंडे से कछुए के बच्चे निकलते हैं और ये बेबी टर्टल्स जो अभी तकरीबन शायद 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले अंडों से निकले हैं और अब इन्हें सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये मैरीन टर्टल कंजर्वेशन यूनिट समंदर में छोड़ने जा रहा है। यानी अब इनकी जो अगली मंजिल है वो समंदर है। ये बहुत सारे कछुए यहाँ पर मौजूद हैं, इनके बच्चे मौजूद हैं। आप देखें कि ये दे आर एक्टिव, कि ये अभी मेरे हाथ में है तो इनके हाथ पैर ऐसे चल रहे हैं कि बस इनको समंदर का रुख कर दिखाने की देर है। और फिर ये जब समंदर में जाएंगे ये बेबी टर्टल्स, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1000 में से फिर ये एक बच्चा सेफ रह पाता है। उसकी क्या वजूहात हैं आज के प्रोग्राम में ही आपको बताएंगे, लेकिन इनका क्या नसीब बनता है, क्या ये बड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये बेबी टर्टल्स जितनी बड़ी तादाद में जाते हैं, क्योंकि समंदरी आलूदगी और सबसे ज़्यादा जो आलूदगी के साथ साथ और भी असबाब हैं, सबसे अहम इसमें एक फ़िशिंग का भी एक रुख आ जाता है, जिसकी वजह से बेबी टर्टल्स सर्वाइव नहीं कर पाते, बड़े नहीं हो पाते और इन कछुओं की जो नस्ल बढ़नी चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ रही। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के यहाँ पर जो कह लें जी रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस मरीन टर्टल कंजर्वेशन यूनिट के हेड हैं, इंचार्ज हैं अशफाक मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? बड़ा ज़बरदस्त, अनोखा और निराला काम है, इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के क्या चैलेंजेस हैं, फिर इनके भी बेबी टर्टल्स के भी चैलेंजेस बताइए। एक्चुअली जैसे कि अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमें जो चैलेंजेस हैं वो है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा कंटिन्यू कर सकें, लेकिन हम अपनी लेवल पे जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम कर सकें। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कंजर्वेशन का काम 1970 से स्टार्ट किया था और 2023 तक आप काउंट कर सकते हैं हाउ मेनी ईयर्स वी आर वर्किंग फॉर। और उसके अलावा अब तक जो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मरीन कंजर्वेशन यूनिट ने जो बेबी टर्टल्स जो अभी आपके सामने हैं, ये तकरीबन 9,15,000 बेबी टर्टल्स हम रिलीज़ कर चुके हैं। और अगर प्रीवियस 3 सीजन्स का अगर हवाला दिया जाए तो लास्ट ईयर हमने 30,000 अंडे नेस्टिंग के लिए लगाए थे और उसमें से 15,000 बच्चे हेच होकर निकले थे जिनको हमने साहिल समंदर सफ़र पे रवाना किया। और इस बार भी हमारा टारगेट 30+ है और स्टिल अभी तक जो है हम 25,000 अंडों की नेस्टिंग कर चुके हैं और उसमें से 7,500 बेबी टर्टल्स हेच होकर निकले हैं जिनको हमने समंदर पे रवाना कर दिया सफ़र के लिए ताकि वो बड़े होकर फिर वापस आएँ। मतलब क्या ये सारे जो टर्टल्स हैं एक ही नस्ल के, एक ही इनकी वो है और इसमें मेल फीमेल का हमें बचपन में पता लग सकता है? एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू फाइंड आउट कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, बिकॉज देयर साइज़ इज़ इक्वल। ये जो स्पीशी है इसे हम ग्रीन टर्टल कहते हैं। प्रीवियस टाइम्स में यानी कि इन पास्ट टाइम इफ़ वी कैन टॉक अबाउट, तो हमारे पास जो मरीन की 7 स्पीशीज़ हैं उसमें से 5 हमारी इन साहिलों को विज़िट करती थी। जैसे जैसे ह्यूमन इंटरप्शन बढ़ता गया, इंटरफेरेंस बढ़ती गई, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फिशरमैन्स हैं वो बोट्स चलाते रहते हैं उन टाइम पे जबकि टर्टल्स को आना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी नाले का गंदा पानी है वो समंदर क्या हो हमने डाइवर्ट कर दिया। यहाँ लोग जितने पिकनिक करने आते हैं उनको हम अगर प्रिकॉशनरी तौर पे ये एक चीज़ समझा दें कि आप जितना भी सामान अपने साथ लेकर आते हैं उनको वापस डस्टबिन्स में डाल के चले जाएं या थैलियों में भर के चले जाएं ताकि ये जो
बीच भी गंदी ना हो, लुक भी अच्छा रहे और समंदर भी आलूदा ना हो। बिल्कुल, तो इन्हीं वजहों से। और दूसरा मोस्टली आपने यहाँ पे भी देखा होगा, जैसे अमूमन पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता रहता है, बहुत सारे लोग जो है ना अपनी ऐशो अयाशियों के लिए जो है ना बहुत सारी यहाँ पे जैसे पार्टीज करते हैं। अब आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, नाजरीन को भी दिखाते हैं। इनको मना किया गया है एक पूरी पार्टी का मंजर नाजरीन चल रहा है, बड़ी रौनक वाली माहौल है, सारी चीजें हैं, लेकिन इस पार्टी का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट और नुकसान है वो अशफाक साहब की जुबानी जान लेते हैं। अब ये है कि देखें, जिस तरीके से इनको मना किया गया है कि आप अपनी एक्टिविटी इंडोर रखें, आउटडोर ना रखें। इंडोर में मतलब ये उनकी अपनी टेरिटरी है। आउटडोर का मतलब ये है कि जैसे आपने अभी पूरा देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट्स है, लाइट्स टूवर्ड्स द सी है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये लाइट जितनी दूर तक जाएगी तो जब टर्टल अराइवल करने के लिए आ रहा होगा उसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी वो डाइवर्ट होकर चला जाएगा। इट मीन्स उसको हम डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी नहीं दे रहे कि वो अपनी चूज़ करने के लिए आए या अराइव इजीली होकर आ जाए। अब अगर वहाँ सीधा सामने अगर टर्टल निकल आए तो उसमें जितने लोग बैठे हुए होंगे उसको देखने, छेड़छाड़ करने के लिए पहुँच जाएंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि ये मदर टर्टल बाहर आई है तो अंडे देने आई है, अपना जो है ना वो एक ग्राउंड चूज़ करने आई है, अपनी जो है ना अफजाइश नस्ल के लिए आई है। ये लोगों को नहीं पता होता। और मैं इवन आई कैन आस्क यू कि हमारे कराची में इतने सारे लोग रहते हैं, नियर अबाउट 3 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है। आई कैन आस्क कि कितने लोग हैं जिन्होंने पर्सनली इस साइट को विजिट किया है, इस टर्टल को देखा है, एग्जामाइन किया है, इसके एडवेंचरस फैक्ट्स को जाना है। आई डोंट थिंक सो कि 10% भी होंगे कि जिनको इनका कुछ पता होगा। लेकिन सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑलवेज वेलकम टू एवरीबडी टू कम हियर टू नो अबाउट। ये उनका असासा है, उनके बच्चों का असासा है। और टर्टल का यहाँ मौजूद होना ये गुड साइन है। आप चाइना में देखेंगे टर्टल की साइन को हैप्पीनेस के तौर पे यूज़ किया जाता है। दे सेड इफ वी सॉ, या बड़ा ये समझा जाता है कि ये जिस घर में जी टर्टल हो, ये भी एक मिथ है कि बड़ी दौलत आती है वहाँ पे। देखें, टर्टल्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 14 इकसाम के टर्टल होते हैं। 7 फ्रेश वाटर के होते हैं, 7 मरीन के होते हैं। उसके अलावा टॉर्टाइस अलग होते हैं। तो टॉर्टाइस लोग रखते ही इसलिए हैं कि वो एक हैप्पीनेस साइन होता है। या टर्टल जो फ्रेश वाटर के होते हैं उनको एक्वेरियम में रखा जाता है या उनको पाला जाता है, वो गुड साइन के लिए कि उनके घर में जो है ना वो बरकत आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। देयर अजम्पशन इज़ लाइक दैट। जब टर्टल का बच्चा हैच होकर बाहर निकलता है, हमने तो पिंजरे लगाए होते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, कोई परिंदा, कोई उनका प्रीडेटर जो है ना खा ना जाए, उठा ना ले। दैट्स व्हाई वी फिक्स द केजेस। लेकिन जब वो निकलते हैं हम उनको उठाते हैं, हम उनको उसी टाइम रिलीज़ कर रहे हैं। दैट्स अ परफेक्ट थिंग, ठीक है। लेकिन हम उनको रखते इसलिए हैं कि वी वेट फॉर द सनसेट, क्योंकि रात के टाइम अगर आप सर्च करेंगे तो इनसाइड द सी जितने भी प्रीडेटर्स हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, जितनी भी आबी हयात अंदर है, ये उनका सोने का टाइम है। और इनको फ्री स्पेस मिलता है अपने जो ना डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने का। इनको बहुत बड़ी वैलिड लॉजिक है और इनकी हिफाजत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। या ऑफ कोर्स हम अपनी जो है ना यहाँ पे हमारे जितने भी वॉलंटियर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, हम सिर्फ इन 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके उसमें अगर 30-35 हज़ार अंडों की नेस्टिंग विदाउट एनी रिसोर्सेज अगर कर रहे हैं। आप सपोज करें कि गवर्नमेंट को इस काम के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस और तरजीह दी जाए तो व्हाट डू यू थिंक, 1 लाख अंडों की नेस्टिंग करना इट्स नॉट अ बिग टास्क, बहुत ईजी है। पाकिस्तान का एक अच्छा रिकॉर्ड भी मेंटेन हो। और स्टिल जब कुछ ना होते हुए भी हम इतना अच्छा रिकॉर्ड, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 3 सीजन्स को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ऑलमोस्ट 75,000 अंडे नेस्टिंग के लिए लगे, ठीक है। उसमें से अब तक जो हम रिलीज़ कर चुके हैं वो 28,000 बच्चे हम रिलीज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी सीज़न हमारा बाकी है, 2 महीने हमारे पास अभी भी बाकी हैं, उसमें भी एक कलेक्शंस होंगे। और ये सीज़न फिर हमारा जब फरवरी 15 तक एंड होगा तो उसके 1-1.5 महीने का और टाइम होगा, यानी कि मार्च भी उसमें आ जाएगा, अप्रैल भी उसमें आ जाएगा। तो अप्रैल तक जब हम इनको रिलीज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंसोलिडेट होती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, हमारे वॉलंटियर्स इतने जो है ना वो वेल ट्रेंड हैं कि उनको चंद चीज़ें सिखाई गई हैं कि जब टर्टल अराइवल होता है तो उसकी टाइम रिकॉर्ड किया करें, जब डिपार्चर होता है तो टाइम रिकॉर्ड किया करें, जब वो एग ले कर रही होती है तो आप उसकी वीडियो बनाएंगे, जब वो अंडे दे के जा चुकी है, जब आप अंडे निकालेंगे तो काउंट करके बताएंगे कि ये अंडे कितने हैं। और जब अपनी हैचरी में जाओगे तो वहाँ पे कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये टर्टल कब आई थी, कब वापस गई है, इसने कितने अंडे दिए थे, कौन सी स्पीशी है, और वो डेट मार्क करके आप लिखेंगे और उस केज का नंबर लिखेंगे कि कौन से हट के सामने और कौन सी हैचरी में कौन सा केज आपने इस टर्टल का लगाया है, ताकि वी आर वेटिंग फॉर द कमिंग टाइम कि जब वो हैच होकर निकलेंगे और जब हम उनको रिलीज़ करेंगे तो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी होगी। ये वो काम नहीं है कि दैट आई एम जस्ट सेइंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया कि हमने ये काम कर दिया, और हम कर रहे हैं। आई कैन शो यू एवरीथिंग
विद एविडेंस, प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ, जो रिसर्च में बड़ा काम आएगा। और ये सारी चीज़ें देखें, कोई मरीन का सब्जेक्ट पढ़ने वाला है ना, वो भी जब यहाँ पर आएगा तो उसको भी चंद चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी कि वाटर सैलिनिटी क्या है, सॉइल सैलिनिटी क्या है, और यहाँ पे पानी का जो तादाद है उसमें कितना पीएच माइनस है प्लस है जो भी है, उसके बाद जो है ना अंडे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना है, या जो टर्टल अराइव हुआ है तो उसके साइंस जो हैं वो मतलब उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे जो है ना पैरासाइट्स हैं जो चिपके हुए हैं। जैसे मोस्टली टर्टल्स निकलते हैं तो बार्निकल होते हैं, लोगों को पता ही नहीं, वो कह रहे हैं अच्छा ये बड़ी उम्र की होगी इस वजह से सफ़ेद, लेकिन यहाँ वॉलंटियर्स उस बार्निकल को भी रिमूव करते हैं क्योंकि वो पैरासाइट्स होते हैं और हम उन्हें हटाते हैं। उनको पूरा चेक करते हैं कोई फ्लैपर ज़ख्मी तो नहीं है, उसकी मेजरमेंट की जाती है कि कितने साइज़ की टर्टल आई थी, उसको टैग किया जाता है कि वो पाकिस्तान के साहिल पे आई थी और फ्लैपर में वो टैग लगा हुआ होता है कि अगले साल फिर ये वापस आ रही है कि नहीं आ रही है। वाकई ऐसा हुआ है कि कभी वापस आई हो? बिल्कुल, मोस्टली हमारे पास वीडियोस एविडेंस के लिए मौजूद हैं कि जब ऐसी टर्टल वापस आती है तो हम उसको फिर दोबारा चेक करते हैं कि इसको हमने जो टैग लगाया था वो कहीं से निकला तो नहीं है, कि इसके फ्लैपर में कुछ जख्म तो नहीं कर गया, हम उसको दोबारा चेक करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेनी ऑफ टर्टल्स कम बैक अगेन फॉर लेइंग द एग्स, यानी कि उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला जो हमने प्रोटेक्शन दी है, उनको समझ आई, उनको सेंस हुआ कि इस पेट पे जो है ना हमें कोई खतरा लाक नहीं है, दैट्स व्हाई दे कम अगेन फॉर लेइंग द एग्स। और दैट्स वाई यही टर्टल बीच कहलाती है। इन टर्टल्स की वजह से एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद या इसी दौरान आपको ये भी मनाजिर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बेबी टर्टल्स अपनी मंजिल का आज आगाज़ करने जा रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, टर्टल बीच में मौजूद हैं और ये बेबी टर्टल्स जनाब अशफाक साहब के हाथों में आप देख रहे होंगे, ये पूरा एक टब भरा हुआ है और इसमें जितने भी ये बेबी टर्टल्स आज निकले हैं इनको आज समंदर के पास छोड़ा जाएगा। कुछ बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इनकी जो देखने वालों के लिए शायद नॉलेज में भी इजाफा करें और बड़ी इंटरटेनिंग भी हो। अगर एक कछुए को, एक बच्चे को हम सामने मद्देनज़र रखते हुए, क्या इनकी स्पेशलिटीज़ होती है जो इनको मुनफरिद बनाती है बाकी आबी हयात से? देखें, एक टर्टल जो है ना, सबसे पहले मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि टर्टल इज़ अ साइन ऑफ हैप्पीनेस। दूसरी बात ये है कि इस टर्टल का समंदर में जाना यानी कि फूड चेन को मेंटेन करना। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये आएगा कि हाउ दे आर मेंटेनिंग द फूड चेन। तो देखें, हमने अगर अभी 100 टर्टल भी रिलीज़ किए, जबकि हम 7,500 टर्टल जो रिलीज़ कर चुके हैं उनमें आधे से ज़्यादा जो हैं वो प्रीडेटर्स का खाना बन जाते हैं। ठीक है, तो उनका वो जब खाना बने तो इट मीन्स दे आर मैनेजिंग देयर फूड चेन। ठीक है, रिमेनिंग जो रहे जब अंदर गए दे आर वर्किंग फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम को ये कैसे मेंटेन करते हैं? ये जब बड़े होते हैं या जो बड़े जो टर्टल्स अंदर हैं तो वो सी ग्रास को खाते हैं। सी ग्रास वो चीज़ है कि अगर टर्टल उन्हें खाना बंद कर दे और उसकी अगर ज़्यादा जो है ना वो इससे बढ़ जाए अगर सी ग्रास, तो वो समंदर के अंदर एक सफोकेशन का माहौल पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से रिमेनिंग एम्फीबियंस को बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात, साहिल समंदर अंदर बहुत सारी जेली फिशेज़ हैं। मोस्टली आप देखेंगे किनारे को विज़िट करेंगे तो बहुत सारी जेली फिशेज़ मरी पड़ी हुई होती हैं, लेकिन उन जेली फिशेज़ को टर्टल्स खाते हैं और जब वो जेली फिशेज़ को खाते हैं तो नंबर ऑफ़ जो जेली फिशेज़ हैं वो कम होने लगती हैं, क्योंकि ज़्यादा जेली फिश होने की वजह से अंदर इन्वायरमेंट हैज़र्डस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये काम करते हैं। अशफाक साहब, अभी ये एक बच्चा जो है इसकी भी तो जैसे एक इंसान का बच्चा होता है उसकी अलग एक खुराक होती है नशोनुमा के लिए, तो वो तो जब ये बड़े होंगे तब की बातें हैं। अभी ये बेचारे कैसे सरवाइव करेंगे? अभी यही, जैसे यहाँ से मूव करेंगे तो सबसे पहले अपने लिए एक हाइडिंग स्पेस ढूंढेंगे, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि कोई केव हो गया, कोई ऐसा पथरीली जगह हो गई जिसके अंदर ये जाके छुप के रह गए। अब वहाँ पे खाने के लिए इनको क्या चाहिए? अलगाए, जो रॉक्स पे होती है, ये उन अलगाए को खाते हैं और जो है ना वो बड़े होते रहते हैं जब तक कि ये इस लेवल पे आ जाएं कि ये जेलीफिश को खा सकें, इस लेवल पे आ जाएं कि ये सी ग्रास को खा सकें। तो ये सारे, क्योंकि इतना सेंस होगा इतने इस बच्चे में कि ये वहाँ तक पहुँच जाए कि अभी इसको बेबी फूड वो चाहिए। या ऑफ कोर्स, क्योंकि कुदरत का एक है, बिल्कुल कुदरत का इनको इतना सेंस होता है कि मुझे खाना क्या है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसको सेंस होता है कि मुझे दूध पीना है। दैट्स व्हाई शी और ही। इन बच्चों के साथ तो बेचारों के साथ ये भी मामला है ना कि ना अपनी माँ को देख पाते हैं ना माँ इन्हें देख पाती है,
तो किस तरीके से एक बच्चा बगैर अपने पेरेंट्स के आगे सरवाइव कर रहा है और वो कर रहा है, ये पूरा कुदरत का निज़ाम है या आगे चल के इनको कोई हेल्प मिल रही है समंदर में जाने के बाद? सर देखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मदर इट्स इम्पॉसिबल प्रोसेस, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड नोबडी नोज अबाउट टू एक्सप्लेन दैट इफ दे आर गोइंग इनसाइड द सी एंड दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देयर मदर, वी कुडंट हियर अबाउट इट। अब ये जैसे ही अंदर जाते हैं तो अपनी जो है ना सर्वाइवल की जंग लड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को छुपाते हैं जब तक बड़े हो जाएं, क्योंकि तो ये एहसास होता है कि हमें बचना भी है दूसरी जो आबी हयात हैं। तो आए नाजरीन, ज़रा अब इनको समंदर की जानिब अशफाक साहब छोड़ेंगे और फिर ये अभी हाथ में आते ही ये इतने ज़्यादा, बल्कि बगैर हाथ में आए भी मुसलसल ये मूव कर रहे हैं कि बस हमें जाने दो किसी भी तरीके से। तो जब ये ज़मीन पे आएंगे इधर बिल्कुल साहिल के पास, तो फिर ये कैसे मूव करते हैं, कितनी स्पीड से जाते हैं, कहाँ इनका डायरेक्शन का रुझान होता है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। देखने में मज़ा भी आ रहा है इनको कि किस तरीके से ये नन्हे मुन्ने टर्टल्स, बेबी टर्टल्स, और कितनी इनको जल्दी है समंदर में जाने की और रुक नहीं रहे, मुसलसल चलते जा रहे हैं। जहाँ थक रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट ले रहे हैं और फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। साहिल के बिल्कुल नज़दीक अब ये बेबी टर्टल्स पहुँच चुके हैं। आपको शायद मेरे सराउंडिंग में समंदर की लहरों की आवाज़ें भी आ रही हों। एक मैं आपको बड़ी अच्छी खूबी दिखाऊँ इन बेबी टर्टल्स की कि इन्हें अगर आप उल्टा भी कर दें तो ये सीधे हो जाते हैं। और ये बिल्कुल देखें, समंदर की लहरें आ गई, पानी के नज़दीक पहुंच गए। पानी का, समंदर के पानी का पहला टच इनको आज दुनिया में फील हुआ। और ये देखिए किस तरीके से इन्होंने तेज़ी पकड़ ली, और ये तेज़ी बता रही है कि दे वांट इन डीप सी। और साथ ही जो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके हवाले से बताना चाहता हूँ कि इनके अंदर एक पोटेंशियल कुदरत ने रखा हुआ है कि कछुए अगर मैं एक जानबूझ के किसी को उल्टा भी कर दूं तो आप देखें, ये इसको पता है कि मैंने सीधा कैसे होना है इतने से कछुए को, और साथ ही उसको ये भी पता है कि मैंने अपनी डायरेक्शन, अपने सफ़र को नहीं रोकना। तो इंसानों के लिए, हम सब के लिए एक मोटिवेशनल समझ लें कहानी भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मरहला आ भी जाता है तो इसने रुकना नहीं है। ये यही मैसेज दे रहा है। समंदर की लहरों ने जी कुछ बेबी टर्टल्स को पीछे की जानिब धकेला है और ये वापस आए, लेकिन अब ये रुकेंगे नहीं और अब ये मज़ीद उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं इस वक्त टर्टल्स की हैचरी में, यानी एशियन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये जो मैरीन टर्टल्स कंजर्वेशन यूनिट है, उन्होंने इस पूरी हैचरी को ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारे साथ अशफाक साहब मौजूद हैं। मज़ीद इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर अंडों की कंजर्वेशन होती है, कछुए के अंडों की। तो अशफाक साहब बताएँ, क्या ये मामला है, ये जंगले वगैरह क्यों लगे हुए हैं और हैचरी से क्या हम मुराद लें? देखें, हैचरी वो जगह है जहाँ पे किसी चीज़ को महफूज करके रखा जाए। जैसे मदर टर्टल आती है, वो अंडे देती है, बाहर उसके अंडे सिक्योर नहीं हैं, तो हम उन अंडों को कलेक्ट करते हैं और वो यहाँ अपनी हैचरी में लेकर आते हैं। अब जैसे आप आगे देखेंगे तो एक गड्ढा खोदा हुआ है, वो 2.5-3 फीट का गड्ढा खोदते हैं और वो अंडे जब हम लेकर आते हैं तो उन अंडों को उसमें दबा के ऊपर से मिट्टी दे देते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि जब मदर टर्टल भी चैम्बर खोदती है तो उसमें अंडे देती है, अंडे देने के बाद उस चैम्बर को उसी मिट्टी से बंद कर देती है। तो क्या आपका जो खोदा हुआ गड्ढा है और जो वो जैसे मदर टर्टल करती है, बोथ आर सेम? थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उसका जो गड्ढा खुदा हुआ होता है वो पहले अपने आप को धंसा के पीछे फ्लैपर से गड्ढा खोदती है, तो वो गड्ढा अमूमन जो है ना वो तकरीबन 1 फीट के करीब का होगा। लेकिन जब वो उसको बंद करती है अंडे देने के बाद, जब पूरा कवर करती है, तो जब वो सारी रेत उसके ऊपर डाल देती है तो वो 1.5 से 2 फीट तक का जो है ना स्पेस हो जाता है। तो हम यहाँ पे 2-2.5 फीट का गड्ढा इसलिए खोदते हैं कि वही जो ना डीपनेस उनको मिले, और जितना ज़मीन के अंदर होगा तो उतना ज़मीन का टेम्परेचर उनको मिलेगा। दैट्स वाई हम वो गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में अंडों को लगाते हैं, और उस अंडों को लगाने के बाद उसको रिकॉर्ड पे लिखा जाता है कि ये ग्रीन टर्टल के अंडे और ये केज नंबर कौन सा है।
यानी क्योंकि लाइंस में लगे हैं ना, क्योंकि हम इस लाइंस में मार्क करते हैं कि ये पहली लाइन लगी थी तो ये पहला केज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे हमें पता होता है काउंटिंग क्योंकि लगाए हमने। अच्छा, और कुछ केजेस के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि आपने कवर रखा हुआ है केज का ही, तो इससे कोई निशानी लगाई हुई है? जी ये निशानी नहीं है, ये जब केज हम तब लगाते हैं जब वो हैच होने के करीब होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब हमने गड्ढा खोदा, अंडा लगाया तो उसको बंद कर दिया, हमने कहा ये हमारा जो है ना वो टिगिंग पॉइंट था और उसको मार्क कर दिया कि इस डेट पे हमने ये अंडे इसमें लगाए थे। जब उसको 45 डेज़ होने लगते हैं यानी कि 44 दिन हो जाते हैं तो 45वें दिन हम वो केज उसके ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर जैसे आपने देखा कि ये कवर्ड है तो ये रख देते हैं, क्योंकि अंडे हेच होने का जो टाइम प्रोसेस है जो रिक्वायर्ड है वो 45 to 60 डेज़ है। इट डजंट मीन कि वो 46वें दिन नहीं निकल सकता या 50वें दिन नहीं निकल सकता, यानी कि 45 डेज़ आर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट कि उसको टेम्परेचर मिला, हीटअप हुआ, फ्रोजन हुआ, उसमें से जो है ना एम्ब्रियो बना, उसमें से वो टर्टल बना, फिर वो इटसेल्फ उसको ब्रेक करके और बाहर निकला और वो 1.5 फीट की जो है ना वो उस रेत की दीवार को खोद के और बाहर निकला, यानी कि वो एनर्जेटिक है समंदर पे जाने के लिए। तो वो फ्लैपर से स्टार्ट हुए अपने आप को सर्वाइवल देने के लिए और वो बाहर निकलते हैं। ये इस वजह से रखा गया है कि ताकि ऊपर जो परिंदे मंडरा रहे होते हैं, ईगल्स है, सीगुल है, यहाँ पे मैंगूज़ है या कोई ऐसी जगह हो कि कुत्ते आ जाएं, तो इस वजह से इस पूरी बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया गया है। और इस हैचरी में वो बच्चे यूं महफूज होते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो वो ये पिंजरा हटाया जाता है और वो बच्चे कलेक्ट करके सेंटर पे लाए जाते हैं थोड़ी देर के लिए और सनसेट के बाद उनको रिलीज़ किया जाता है। एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है इन एग्स के बारे में कि एक कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है कि अगर वो मिलेगा या उससे कम होगा तो वो मेल पैदा होगा, ज़्यादा होगा तो फीमेल होगा, इस तरीके की कोई बात है? एक्चुअली टेम्परेचर देखें, ग्लोबल वार्मिंग तो हर जगह है और इनको जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो 26, यानी कि 26 से अगर बिलो हुआ, यानी कि 26 से बिलो, अबव नहीं बिलो, तो बिलो हुआ तो उसमें जो है ना वो मेल पैदा होगा। अगर 27 से क्रॉस कर गया तो उसमें फ़ीमेल पैदा होगी। तो हम नाज़रीन को भी कुछ दिखाते हैं कि कैसे वो एग्स हैं टर्टल्स के, और फिर जब तकरीबन 45 दिन या तकरीबन 45 दिन से 2 महीने तक का या 60 दिन तक का ये वक्फा है। देखें ये केज रिसेंट लगा है, ये जो है ना अंडों को रिसेंटली लगाया गया है क्योंकि वो नियर अबाउट टू हैच हैं, तो उसको हम ऐसे खोदेंगे तो वो जो होगा ये फ्रेश फन है। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि कितने जो डीपली अंडे हैं, और अंडा सिर्फ वो एक आपको निकाल के दिखाएंगे कि किस साइज़ का होता है और कैसा होता है। तो नाजरीन ये इस वक्त जो आज ही गालिबन अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एग्स डाले होंगे, तो उसमें से एक हमें ये दिखाएंगे और बड़ा गहरा खड्डा इसको खोदा जाता है और उसके बाद इसमें रखा जाता है ताकि सेफ़ रहें, और यही एक इनका प्रोसेस और तरीका भी यही होगा जिससे उनको एक दर्जा हरारत मिले। जी बिल्कुल, देखें अभी हम बाहर खड़े हैं तो आप मोबाइल पे देखेंगे तो टेम्परेचर नियर अबाउट 27-28 होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर का जो हमें फील हो रहा है, फील्स लाइक इन्वायरमेंट, लेकिन इनसाइड द जो सैंड है वो टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अब वो कितना होगा उसके लिए थर्मामीटर होना चाहिए जो आइडेंटिफाइड करे कि जो है ना बताए। अभी जैसे आप देख सकते हैं, ये देखें जी, एक एग निकला है, सही, क्वाइट सॉफ्ट, और इसमें फिर जो है ना वो पूरा, अच्छा ये बड़ा सॉफ्ट सा एग है। अच्छा, ये दब भी रहा है प्रॉपर्ली, तो ये टूट तो नहीं जाता? ये जब उसको निकाला जाता है और रखा जाता है, फिर वहाँ से उठा के फिर यहाँ रखा जाता है तो समटाइम्स थोड़ा सा हाथ का वो हो जाता है प्रेशर, अच्छा। लेकिन जैसे हम मुर्गी के अंडे में देखते हैं कि वो तो टूट जाता है, उसकी जो नहीं, उसका शेल थोड़ा अलग होता है। अच्छा। जी, इसका जो ऊपर वाला शेल है वो उस अंडे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, सॉफ्ट है ये, बिल्कुल, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। थोड़ा सा टेनिस बॉल हमने देखी होगी, इट लुक्स लाइक है, वो इतनी होती तो हल्की सी है, ऐसे फेंकते तो आगे पीछे मूव होती है, इट लुक्स लाइक अ टिकल, बिल्कुल बॉल शेप है, टेनिस बॉल शेप। सही है। तो नाज़रीन ये अंडा है और इस तरह मैं अंदर देख सकता हूँ काफ़ी सारे अंडे जो हैं इन्होंने रखे हुए हैं, और ये अंडा जो है तकरीबन 45 दिन या 2 महीने तक का ये वक्फा, ये 45 दिन के बाद जो है वो टाइम पीरियड हो जाता है, और फिर उसके बाद इस तरीके से ये कैजेस बना दिए जाते हैं और इनकी के ये अंडे में से निकल आएगा कचवा, तो फिर जब वो ऊपर बाहर आएगा उसकी मज़ीद सेफ्टी के लिए ऊपर से भी कवर कर देते हैं इन केजेस को। और मज़ीद भी यहाँ पे आपने ये गड्ढे खोदे में, आई थिंक मज़ीद ये प्रोसेस चल रहा है। नहीं, एक्चुअली ये गड्ढे खोदे हुए नहीं है, इसमें से बच्चे हैच होकर निकले हैं। अच्छा, तो इन गड्ढों को जो है ना बंद नहीं किया जाता, ये ऐसे ही खुले हुए होते हैं। अब जैसे कि थोड़ा यहाँ पे रेनी सीज़न हो जाता है या मतलब 6 महीने जब बाद में जब हम यहाँ आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे हल्की हल्की सी जो है ना वो घास होगी, तो इस घास को पूरा जो है ना वो हम खींच के साफ़ करके फिर इनको लगाते हैं। और इनके मोस्टली जो अंडे थोड़े से स्पॉइल हो जाते हैं उसका एक रीज़न ये भी है
कि ये जो रूट्स हैं जो इनसाइड दिस, इफ़ यू कैन शो, ये जैसे रूट्स हैं, तो ये रूट्स भी अंडों से जो है ना वो पास हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रोटीन उनको खींचता है, तो वो अंडों से पास हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी सारे अंडे इन रूट्स की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी रीज़न है। दूसरा, प्रीडेटर जो है उसकी वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो भी रीज़न है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी, ये तो 2 महीने तक का जो है ना, लेकिन इतनी जो है ना ये बेलें और ये सारी चीज़ें नहीं है। इसको हमने खींच के पूरा क्लीन करके फिर लगाया था। तो 2 महीने ज़मीन के अंदर आप रोज़ाना इसको खोद के और साफ़ करके नहीं लगा सकते। तो वंस वी गेट बरीड, तो वेट करते हैं जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनको सारे समंदर रवाना करेंगे। अच्छा चलें, ऊपरी जो जैसे ईगल हो गई और दीगर जानवर हो गए उनसे तो महफूज कर लेते हैं, लेकिन जो अंदरूनी ज़मीन के हो सकता है सांप, कोई और अर्थवॉर्म, इस टाइप की चीज़ें हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाती होंगी? नहीं, देखें, इसमें जो सांप का अगर जहाँ पे रोल आप प्ले करेंगे, तो सांप भी ज़्यादातर ज़मीन के अंदर नहीं होता, वो ऑन द ग्राउंड होता है, सरफेस पे होता है। लेकिन ये रेत आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो सांप इसके अंदर से आराम से जाके उसके जो प्रोटीन्स हैं उसको स्मेल करता है और खाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उनका फूड है, तो वो उसको खाते हैं, उनकी डाइट वहीं से मैनेज होते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर ये दीवार चौदीवारी दी गई है, अगर ये नहीं होती तो सराउंडिंग में आपने देखे होंगे थाउजेंड्स ऑफ मैंग्रोव्स हैं। तो वहाँ से मैंगूज यानी कि नेवले वगैरह, तो वो ज़मीन के अंदर आराम से चले जाते हैं और उनके, तो डेफिनेटली तो उसकी वजह से भी इनको लॉस होता है। सीगुल या ईगल या कवे या जो दूसरी चीज़ें हैं, वो तो दिन के टाइम पे कोई बच्चा अगर मिसाल के तौर पे हमने रिलीज़ किया है तो उसको उड़ा के खा लेते हैं, थोड़ा सा नोच के इस तरीके से। लेकिन इनसाइड द लैंड यानी कि ज़मीन के अंदर वो उसको ना तो खोद सकते हैं ना निकाल सकते हैं। अगर बच्चे यहाँ मौजूद भी हैं, जैसे हमने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो उसको कोई नुकसान नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना इनकी रेशो में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही है। नाज़रीन, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो जो फीमेल टर्टल है जिसने अंडे देने होते हैं, वो इसी गहरे समंदर में से निकल कर साहिल के पास और फिर पूरी अपनी जगह का एक तयन करती है। अशफाक मेमन से जानते हैं कि क्या पूरा वो प्रोसेस होता है। जी देखें, जैसे कि साहिल समंदर में लो टाइड और हाई टाइड होती है। जब हाई टाइड होती है तो लहरें ज़्यादातर जो है ना वो हटों के करीब होती हैं, और वो टर्टल जो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जो सफ़र तय करके वो यहाँ आ रही होती है, उसे जितना करीब उसकी पिट मिल जाए वो ज़्यादा आसान होता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं तो लो टाइड है, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन जब वो टर्टल अराइव हो चुकी होती है तो उसको यानी कि 500 मीटर का डिस्टेंस भी तय करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। और उसके बाद वो अपने लिए पिट चूज़ करना शुरू करती है जहाँ उसको लगता है कि ये पिट उसके लिए फेवरेबल है, और वहाँ पे उसको जो सैंड है वो सॉफ्ट नज़र आती है, तो वो अपनी पिट खोदना शुरू करती है। इट टेक्स मोर देन 1 आवर, 1 घंटे का पूरा प्रोसेस होता है पिट खोदने का, और उसके बाद फिर चैम्बर खोदने का। तो सारा जो है ना प्रोसेस तकरीबन 1-1.5 घंटा उसको वो पिट चूज़ करने और खोदने में लग जाता है। सीज़न में डेली नाइट में कोई एक आध या इससे ज़्यादा कछुए आ जाते हैं? देखें, सीज़न सितंबर से स्टार्ट होता है। सितंबर इज़ अ पीक मंथ, तो सितंबर और अक्टूबर में, क्योंकि तब मौसम चेंज नहीं हुआ होता, यहाँ के पाकिस्तान का मौसम तकरीबन 15 नवंबर के बाद चेंज होता है। तो सितंबर और अक्टूबर जो है वो पीक सीजन्स में काउंट होते हैं, यानी पीक मंथ्स में काउंट होते हैं सीज़न के। तो उसमें टर्टल्स रोज़ाना जो है ना 10-12, 8-10-12 ऐसे टर्टल्स आते रहते हैं। उसमें से 4-5 अंडे देते हैं, 2-3 नहीं देते हैं, तो वो होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी भी बड़ी एक जिम्मेदारी है, आपकी पूरी टीम की, तो ये आप मिडनाइट तक यहाँ पे आपके लोग सर्च कर रहे होते हैं या सुबह फिर देखते हैं कि वो अंडे दे के रात को चली गई है मादा टर्टल? नहीं, यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उनको पाबंद किया गया है, क्योंकि सितंबर में टर्टल 7 बजे आ जाता है और सुबह 2:30 से 3 बजे तक रात तक को आता है, उसके बाद नहीं आता। और जैसे वेदर चेंज होती है, मौसम ठंडा होता है, तो टर्टल के आने की टाइमिंग चेंज हो जाती है। 9 बजे भी आता है, 10 बजे भी आता है। अमूमन कभी थोड़ी सी देर हो जाए लो टाइड की वजह से तो 11 बजे भी टर्टल आता है। लेकिन वो टर्टल जो 11 बजे आता है उसका लास्ट आने का टाइम सुबह 3-4 बजे तक का भी होता है, और फिर उसका वापस आने का टाइम जो होता है सुबह 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, क्योंकि वो 2.5-3 घंटे जो अपने पिट चूज़ करने और खोदने में टाइम लगाता है, तो वो टाइम उसमें कैलकुलेट हो जाता है। और हम लोग पाबंद हैं इस बात के लिए कि जब तक टर्टल आ रहे हैं तब तक हम लोग यहीं पे होते हैं और सर्वे करते रहते हैं मुख्तलिफ जो है ना वो जगहों पे, ताकि टर्टल आए और अंडे दे के सेफली चला जाए, और उस अंडों को उठा के हम अपनी हेचरी में लगा दें। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई टर्टल सेफली ना जा सका हो, उसकी एज इतनी हो या कुछ ऐसा मामला हुआ हो कि वो साहिल पर ही मर गया हो या आपको मिल गया हो इस तरीके से?
नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो टर्टल्स एग लेइंग के लिए आते हैं उनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि वो एग लेइंग करने आए और फिर यहीं साइल पे मर गए और नहीं जा सके। लेकिन हमें जो है ना वो मोस्टली टर्टल्स यहाँ पे जो है ना वो डेड मिलते हैं। मतलब कभी जैसे लास्ट ईयर जो हमारा सीज़न था उसमें तकरीबन 7-8 टर्टल्स हमें डेडली मिले थे, लेकिन वो ग्रीन टर्टल कोई एक आध था, उसमें 2-4 ऑलिव रिडली थे जो हमारे पास नहीं आते। लेकिन ऑलिव रिडली का यहाँ पे ट्रैक मौजूद है, लेकिन उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से उसने डाइवर्जन कर लिए, वो यहाँ नहीं आता है। ग्रीन टर्टल हमें यहाँ पे 1-2 मिले थे जो ज़ख्मी थे, यानी कि अंदर प्रीडेटर्स भी बहुत बड़े हैं। अच्छा इशफाक साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है महकमे से मुताल्लिक के महकमे में बड़ी वसाइल की किल्लत होगी, क्योंकि ये बड़ी एक चीज़ है मैरीन टर्टल को आप जिस तरह उसकी कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं, क्या मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बर वक्त होनी चाहिए, या जितने वसाइल हैं उसमें जैसा अभी चल रहा है सिस्टम एक चलता रहेगा? जी, डिपार्टमेंट के फेवर में तो देखें हर कोई ऑफिसर होगा अपने डिपार्टमेंट को ही फेवर करेगा, पर बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द इंचार्ज ऑफ द मरीन, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो स्टाफ की कमी है वो हायर किए जाएं, ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा काम होगा। और जब सीज़न स्टार्ट होता है तो सीज़न की जो नेसेसिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी की जाएँ ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके अलावा यानी कि यहाँ पे लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश होनी चाहिए, वेटनरी डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम जो बिलोंग करते हैं वो वेटनरी डॉक्टर से करते हैं, ताकि उनको जानवरों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए और किस तरीके से और उनको जो है ना वो फर्दर ट्रीटमेंट दी जाए। अगर कोई ज़ख्मी कछुआ मिल जाता है या कोई ऐसा कोई दूसरा एम्फीबियन जानवर हमें मिल जाता है तो उसको किस तरीके से क्योर करें। बहुत शुक्रिया इशफाक मेमन साहब, आपने अपना वक्त दिया और आज सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की मदद से हम कराची की इस टर्टल बीच में यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर इनका टर्टल मरीन कंजर्वेशन यूनिट पूरा मौजूद है, उसके हेड भी हैं, और हमने आपको दिखाया कि कछुओं के अंडों को किस तरह प्रोटेक्शन दी जाती है, फिर उन अंडों से कैसे बच्चे निकलते हैं, और फिर वो बच्चे जो कि बेबी टर्टल्स होते हैं कैसे उन्हें इस गहरे समंदर में फिर ये डिपार्टमेंट उनको उनकी मंजिल की जानिब रवां दवां करता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है समंदर की लहरें भी बढ़ती जा रही हैं, और फिर रात के किसी पहर टर्टल्स मज़ीद यहाँ से निकलेंगे और ढेरों अंडे जो है वो यहाँ पर देकर चले जाएंगे। लेकिन वो तो चले जाएंगे, पीछे उन अंडों की हिफाजत करना और उन अंडों में से जो बेबी टर्टल्स निकलते हैं उनको उनके मकाम तक बाहिफाजत पहुँचाना, इसमें सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बिलखुसूस टर्टल मरीन कंजर्वेशन यूनिट इसमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जो कि एक मुकम्मल तौर पे टर्टल मरीन की किस तरीके से प्रोटेक्शन हो रही है, क्या उनकी तादाद है, क्या उनके हवाले से यूनिक चीज़ें हैं, वो सब हमने आपके सामने रखी, और मकसद यही था कि इस इंटरेस्टिंग चीज़ को हम जान भी सकें और कुदरत की बहुत सारे राज जो इसमें पोशीदा हैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की हम कोशिश भी कर सकें। तो इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।